हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टेली टाइम्स पर। आपको पूरी कहानी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। रीबर्थ ऑफ मिस्टीरियस किंग एंड क्वीन एपिसोड 1 इंडिया, कोलकाता। मॉम प्लीज मुझे ये ड्रेस दिला दीजिए ना प्लीज मॉम। एक 12 सालाना लड़की की आवाज आई थी जो कि अपनी माँ के साथ मॉल में शॉपिंग करने आई थी और उसने चलते चलते एक शॉप में बहुत ही प्यारी और खूबसूरत बाबी प्रिंट की ड्रेस देखी थी और उसे अब जिद चढ़ गई थी उस ड्रेस को लेने की। उस लड़की की मां ने उसका हाथ कस के पकड़ा और उसे शॉप से दूसरी तरफ जाते हुए बोली, नहीं अंतरा, तुम्हारे लिए ये ड्रेस नहीं है। तुम्हारे पापा ने तुम्हें कितनी सारी ड्रेस ला कर दी है, तुम वह तो पहनती नहीं हो, नई की जिद करती रहती हो। चलो। अंतरा जिद कर रही थी। उसने अपनी मम्मा का हाथ पकड़ा और उसे हिलाते हुए बोला, प्लीज मॉम प्लीज, मुझे वो ड्रेस दिला दीजिए। वो बहुत ज्यादा सुंदर है और आपको पता है ना कि मुझे बाबी डॉल कितनी ज्यादा अच्छी लगती है। आप मुझे वो ड्रेस दिला दीजिए ना। उसका वो बाबी प्रिंट मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। प्लीज दिला दो ना प्लीज। अंतरा की मां ने उसे खींचते हुए बाहर की तरफ ले जाते हुए कहा, नहीं अंतरा, तुम सिर्फ ड्रेस लेती हो, उन्हें पहनती बिल्कुल भी नहीं हो। तुम्हारे पापा कितनी सारी ड्रेस लेकर आए हैं तुम्हारे लिए, वो पहन लेना आज रात को, लेकिन न्यू ड्रेस तुम्हें नहीं मिलेगी। पहले उन्हें पहनो जो तुम्हारे पास पहले से है। क्या तुम्हारी बहन ने कभी इस तरीके से जिद किया है? नहीं ना, चलो। और ऐसे रहते हुए अंतर की मां ने उसे खींचते हुए माल से बाहर ले गई। अंतरा अपनी मां के साथ माल से जा चुकी थी, लेकिन अनजान इस बात से थी कि कोई था जो काफी देर से उसे घूर घूर कर देख रहा था और उसके जाने के बाद ही वह 17 साल का लड़का पिले के बाहर आया और कभी वह उस रास्ते को देखा जिस रास्ते से अभी अंतरा अपनी मां के साथ गई थी, तो कभी उस ड्रेस को देखा जो कि कांच में लगी हुई थी। वो लड़का आगे चलकर आया और उसे कांच में लगी ड्रेस को घूर घूर कर देखने लगा जैसे कि उस ड्रेस को कच्चा निगल जाएगा। लेस देन स्पैन, ग्रेटर देन। वह उस शॉप के अंदर आया और इधर उधर देखने लगा तो एक आदमी उसके पास आया और बोला, बताओ बेटा, क्या चाहिए तुम्हें? और मेंस सेक्शन ऊपर की तरफ है, यहाँ पर लड़कियों के कपड़े मिलते हैं। उस लड़के ने अपने चेहरे पर इस वक्त एक अजीब तरीके के एक्सप्रेशन ले और उसने उस ड्रेस को फिर से घूर कर देखा और उस ड्रेस की तरफ अपनी फिंगर पॉइंट करते हुए बोला, मुझे वो ड्रेस चाहिए। उस आदमी ने उस ड्रेस की तरफ देखा तो वह हंस पड़ा और बोला, मैंने बताया ना बेटा कि यहाँ पर लड़कियों के कपड़े मिलते हैं, लड़कों के ऊपर मिलते हैं। उस लड़के ने वापस उस आदमी को घूरा और जो टेबल उसके और उस आदमी के बीच में आ रही थी, उस पर जोर से अपना हाथ मारा और चिल्लाते हुए बोला, मैंने बोला ना कि मुझे वो ड्रेस चाहिए तो मुझे वो ड्रेस चाहिए। अभी के अभी पैक कर दो। चिल्लाने की वजह से उस लड़की की आंखें बिल्कुल रेड हो गई थी और वह आदमी उसकी आंखों को देखकर डर गया और उसने जल्दी से उस ड्रेस का एक और कॉपी ड्रेस राग में से निकाला और उसे पैक करने लगा तो वह लड़का आया और उस ड्रेस को खींच फाड़ने लगा और बोला, मैंने कहा ना कि मुझे वह डमी में लगी हुई ड्रेस ही चाहिए, मुझे उसकी कोई कॉपी ड्रेस नहीं चाहिए और जितनी भी कॉपी ड्रेस है तुम्हारे पास उस ड्रेस की, मुझे वह सारी की सारी ड्रेस अभी चाहिए। वो आदमी और भी ज्यादा घबराने लगा क्योंकि वो लड़का किसी साइको की तरह बात कर रहा था और फिर थोड़ा घबराते हुए बोला, बेटा वह एक ड्रेस 7,500 रुपए की है और उसकी जितनी भी कॉपी ड्रेस है तुम्हें लगभग 50,000 की पड़ेगी। क्या तुम्हारे पास इतने पैसे हैं और तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? उस लड़के के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई और वह बोला, पैसों की चिंता तुम मत करो, वो तुम्हें अभी के अभी मिल जाएंगे, लेकिन मुझे वो ड्रेस अलग से पैक कर दो और बाकी सारी ड्रेस एक पॉलिथीन में पैक कर दो। जैसा उस लड़के ने कहा वैसा ही उस आदमी ने एक अच्छे से पैकिंग रैपर में उसने वो डमी में लगी हुई ड्रेस को पैक किया और उसके बाद एक बड़ी सी पॉलिथीन में उसकी जितनी भी कॉपी ड्रेस थी वह सारी की सारी कॉपी ड्रेस उस पॉलिथीन में भर दी और फिर उसे दे दिया और बोला, 5 कॉपी ड्रेस थी इसीलिए अच्छी ड्रेस हुई है और टोटल 45,000 का खर्चा है। उस लड़के ने अपने पॉकेट से एक वीआईपी कार्ड निकाला और उसे स्वाइप करते हुए बोला, ये रहे पूरे 70,000 रुपए। वो आदमी इतने सारे पैसों की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं रख रहा था, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं क्योंकि उसकी चांदी चांदी हो रही थी। वो लड़का उसे ड्रेस को लेकर बाहर आ गया और माल से बाहर निकालकर एक कार में बैठा जिसने पहले से ही ड्राइवर था और जैसे ही वो बैठा ड्राइवर उस कार को लेकर निकल गया। रास्ते में उस लड़का ने कार रुकवाई। ये रास्ता काफी सुनसान था। वो उन बाकी की 5 ड्रेस की पॉलिथीन को लेकर बाहर आया और उन्हें एक जगह निकलकर रोड पर ऐसे ही फेंक दिया और उसके बाद अपनी पीछे वाली पॉकेट से लाइटर निकाला और उसके बाद उसने एक झटके में उस लाइटर को उन कपड़ों में आग लगा दिया, जिससे उन कपड़ों में तुरंत आग की लपटों को पकड़ लिया और वह वहीं जलकर काले होने लगे। जब तक कि वह कपड़े जलकर खाक नहीं हो गए
तब तक वह लड़का वहीं खड़ा रहा और जब उन कपड़ों का नामो निशान मिट गया तो वह लड़का जाकर अपनी कार में बैठा और ड्राइवर ने कार को आगे बढ़ा दिया। लेस देन स्पैन, ग्रेटर देन। शाम के लगभग 7 बजे एक 2 मंजिला घर, फर्स्ट फ्लोर पर 2 रूम थे। उनमें से एक रूम में अंतरा बेड पर अपने घुटनों को मोड़कर अपने चेहरे के पास लेट हुए बेड के सिरहाने से टिकते हुए बैठी थी और बस उसे गद्दे को देख रही थी जो उसे बिस्तर पर था। उसके खुले बाल बार बार आगे की तरफ जाकर उसके होठों को और गालों को चूम रहे थे और वह अपने कंधे से उन्हें बार बार पीछे कर रही थी। तभी कमरे का दरवाजा खुला और अंतरा जैसे ही दिखने वाली एक लड़की कमरे के अंदर आए और उसने अंतरा से तुरंत कहा, अंतरा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई, नीचे सब आ गए हैं, चलो। मुझे बर्थडे नहीं मनाना, तुम जाओ, अंतरा ने रूखे स्वरों में कहा। उस लड़की ने अपने कदम अंदर करे और कमरे को अंदर से लॉक कर दिया और उसके बाद वह उस बेड के साइड वाले बेड पर आकर बैठ गई और अपने हाथों को हल्का सा ऊपर करते हुए बोली, तुम्हें क्या हुआ है अंतरा? आज हमारा 12वां बर्थडे है, इतना बड़ा फंक्शन है और पापा ने कितनी बड़ी पार्टी रखी है, आज सब आए हैं, चलो ना। और तुम तैयार नहीं हुई? अंतरा अभी भी वैसे ही बैठी थी, लेकिन इस बार उसे थोड़ा गुस्सा आया और उसने अपने गुस्से वाली नजर उस लड़की पर करी और बोली, मैंने कहा ना कशिश कि तुम जाओ यहाँ से, मुझे नहीं बनना कोई बर्थडे, तुम जाकर अपना बर्थडे बना लो। कशिश इस पर थोड़ा डर गई और उसके बाद वह बोली, लेकिन बर्थडे हम दोनों का है तो हम दोनों बनाएंगे ना, चलो तुम, वरना मम्मा गुस्सा करेगी हम दोनों पर, चलो। उसके बाद कशिश, जो कि अंतरा की जुड़वा बहन थी, उसने उसका हाथ पकड़ा और खींचने लगी तो अंतरा ने अपना हाथ छुड़ा लिया और बोली, मैंने कहा ना कशिश कि मुझे बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करना है, तुम जाओ, तुम सेलिब्रेट करो। कशिश ने इस पर अंतरा का हाथ छोड़ दिया, लेकिन वह अपने बेड पर नहीं बैठी बल्कि उसके बेड पर बैठी और उसको गौर से देखने लगी और फिर बोली, तुम्हें क्या हुआ है अंतरा, तुम इतना अपसेट क्यों हो? क्या माल में कुछ हुआ था तुम्हारे और मम्मा के बीच में? अंतरा इस पर कशिश को देखने लगी और फिर अचानक से रोने लगी और कशिश के गले लग गई और बोले, मुझे एक ड्रेस चाहिए था, लेकिन माँ ने साफ मना कर दिया कि वह मुझे ड्रेस नहीं दिलाएंगे। ऐसा कोई करता है क्या? आज मेरा और तुम्हारा बर्थडे है और आज मम्मा को, पापा को मेरी और तुम्हारी विश पूरी करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं करी, वह अच्छे नहीं है, दे आर बैड पेरेंट्स। कशिश ने इस पर तुरंत अंतरा को अपने आप से दूर किया और बोली, नहीं अंतरा, यू आर रॉन्ग बिकॉज आवर पेरेंट्स आर द बेस्टेस्ट पेरेंट्स इन द वर्ल्ड, वह हमारी सारी विशेष को पूरा करते हैं और बर्थडे के लिए मम्मी ने, पापा ने हम दोनों को ड्रेस दिलाई है ना, तो हम वह पहनेगी, तो तुम्हें न्यू ड्रेस क्यों चाहिए? वैसे भी तुम्हारे पास इतनी सारी ड्रेस है कि तुम रिपीट ना भी करो ना तो भी चलेगा, तो तुम उनमें से पहन लो अगर तुम्हें वह वाली ड्रेस नहीं पहनने जो मम्मी पापा लेकर आए थे। अंतरा इस पर अपने रोने को शांत करते हुए बोली, नहीं, मैं वही ड्रेस पहनूंगी जो पापा मेरे लिए लेकर आए थे और यू आर राइट, आप पेरेंट्स आर द बेस्टेस्ट पेरेंट्स इन द वर्ल्ड, पर आज उन्हें हमारी बात माननी चाहिए ना। कशिश ने इस पर अपने माथे पर हाथ रख दिया और फिर बोली, अंतरा, तुमने कल ही इतनी सारी चीज मंगवाया और आज तुम्हें फिर चाहिए? अंतरा को कशिश की बात पर शर्म आ गई कि तभी उनके कमरे का दरवाजा लॉक हुआ और बाहर से उन दोनों की मां गरिमा की आवाज आई, तुम दोनों अंदर क्या कर रही हो? बर्थडे नहीं सेलिब्रेट करना क्या? देखो, दादा दादी, चाचा चाची, मामा मामी सब आ गए हैं, तुम दोनों इन हाफ एन आवर रेडी होकर आओ। गरिमा वहां से चली गई और अंतरा और कशिश एक दूसरे को देखने लगी। कशिश पहले से ही रेडी थी, अंतरा ने कपड़े चेंज नहीं करते, इसीलिए कशिश ने कहा, अंतरा, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, उसके बाद मैं तुम्हारे बाल बनाने में तुम्हारी हेल्प कर दूंगी। अंतरा ने लाइक ए गुड स्टूडेंट कशिश की बात तुरंत मान ले और वो अपनी ड्रेस को लेकर वॉशरूम में गई और जल्दी से अपनी वो बेबी पिंक कलर की फ्रॉक पहनकर बाहर आई। दोनों बहनों के कपड़े बिल्कुल सेम थी, बस कलर में फर्क था। अंतरा ने बेबी पिंक कलर का फ्रॉक पहना था, तो यहाँ कशिश ने आसमानी नीला रंग का फ्रॉक पहना हुआ था। उसके बाद कशिश ने कंघी उठाए और अंतरा के बालों को सुलझाया और उसकी एक प्यारा सा स्टाइल दे दिया और उसके बाद दोनों बहनों ने एक दूसरे को स्माइल पास करी और दोनों जल्दी से कमरे से भागकर नीचे वाले फ्लोर पर आ गई जहां पर उनकी पूरी फैमिली थी। दोनों ने अपना 12th बर्थडे सेलिब्रेट किया और सब ने उन्हें बहुत सारे गिफ्ट दिए, ब्लेसिंग दिए और सब ने मिलकर खूब एंजॉय किया, डांस किया। रात के लगभग 1:30 बजे कशिश अपने बेड पर सो गई थी, लेकिन अंतरा अभी तक नहीं सोई थी। वह उठकर बैठ गई और उसने कशिश को देखा और फिर उसने नाइट बल्ब में टाइम को देखा और उसके बाद वह अपने बेड से उठी और कशिश के बेड के ऊपर बैठते हुए उसके कंधे को हिलाते फिर बोली, कशिश उठो, कशिश, कशिश उठो। लेकिन कशिश नहीं उठी।
तो अंतरा अपना चेहरा कशिश के चेहरे के करीब लेकर गई और फिर उसके कान में गाना गाने लगी, झिंगा लाला हू, झिंगा लाला हू, झिंगा लाला हू। अंतरा की आवाज काफी तेज हो गई उसके कान के पास और अंतरा की आवाज इतनी अच्छी नहीं थी गाने के मामले में, इसीलिए कशिश ना चाहते हुए भी उठ गए और अंतरा से बोली, क्या हो गया अंतरा, क्यों उठाया? अभी तो स्कूल का टाइम भी नहीं हुआ है। कशिश ने यह बात विंडो से बाहर देखते हुए कही थी, जहां काली रात्रि अपना पहरा बने बैठी थी। अंतरा बिल्कुल उसके पास आई और फिर बोली, कशिश, मुझे ना बर्थडे के गिफ्ट देखने हैं, आओ चलो ना देखते हैं। कशिश इस पर बस उसका चेहरा देखती रही और फिर उसने उस डिम लाइट में घड़ी में टाइम देखा और फिर अंतरा के सर पर हल्का सा मारते हुए बोली, तेरा दिमाग खराब है क्या? देखो घड़ी में 2 बजे होने वाला है और तुझे इस वक्त गिफ्ट देखना है। कल स्कूल से आकर देख लेंगे ना, सो जा अभी। मुझे बहुत नींद आ रही है वरना मैं कल क्लास में सोऊंगी और टीचर मुझ पर गुस्सा करेंगे और वह गंदा टीचर मैथ वाला, वह तो मुझे क्लास से ही बाहर निकाल देता है। चल सो जा। अंतरा इस पर कशिश की बात को सहमति देते हुए बोली, ये तो तूने सही कहा, वो मैथ वाला टीचर सच में बहुत गंदा है, बस मारता रहता है, बस अपनी वो फेवरेट खुशी और इनायत को ही सपोर्ट करता है, बाकी सब बच्चों को डांटता रहता है, उनको कभी हेल्प नहीं करता। सो जाओ, कशिश ने कहा जो कि अब तक वापस अपने बेड पर लेट चुकी थी और ब्लैंकेट को अपने ऊपर कर चुकी थी। रशिया, आफ्टरनून टाइम, आई एम पोजेस्ड बाय हर, डैड, आई एम पोजेस्ड बाय हर। एक लड़के की चिल्लाने की आवाज गूंजने लगी उस हॉर्स रेसिंग ट्रैक पर। उसे हॉर्स रेसिंग ट्रैक पर बस एक ही घोड़ा था जो सफेद रंग का था और वही घोड़ा दौड़ रहा था। उस पर एक 40 साल का आदमी कोबॉय सूट में उसे रेसिंग ट्रैक पर दौड़ लगा रहा था। लेकिन जैसे ही उस आदमी ने अपने बेटे के मुंह से यह सुना, उसका घोड़ा हुनकार लगने लगा और उस घोड़े ने अचानक से अपने जाने की दिशा बदल दी और वह उस लड़के की तरफ बढ़ने लगा और वह आदमी उसकी लगाम को पकड़कर रोकने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह जैसे घोड़ा उस लड़के की बात से हिप्नोटाइज हो गया था और वह घोड़ा सीधा उस लड़के के चरणों के पास जाकर थोड़ा दूरी बनाकर रुका और अपनी नजरों को और चेहरे को बिल्कुल उसके चरणों के पास लाकर झुका दिया। वो लड़का दिखने में काफी स्मार्ट और डैशिंग था। सिर्फ 17 साल की उम्र में वो लड़का इतना हैंडसम था, तो सोचो जब वो अपनी जवानी में आता तो क्या ही कह रहा था। What rubbish Aryan, what are you talking? That middle class stupid गांव की गवार लड़की से तुम पोजेस्ड हो, होश में हो कि तुम क्या कह रहे हो? उस लड़के यानी आर्यन के डैड ने उसे डांटा। Stop talking nonsense about my possession, Dad. She is my lifetime possession and I am not here to get permission from you that I want to make her my possession. Please allow me, I am dying without her. Blah. Blah, blah. Stop it your nonsense, Dad. आर्यन ने गुस्से वाली नजरों से अपने पिता को देखते हुए कहा तो उसके पिता ने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है आर्यन, और तुम्हारी उम्र सिर्फ 17 साल की है, प्यार करने के लिए तुम्हारी उम्र अभी नहीं बनी है, अपनी उम्र और अपने दिल को साथ लेकर चलो, दिल को जबरदस्ती आगे मत बढ़ाओ, समझे? तुम एक माफिया के बेटे हो, माफिया बनोगे, लवर नहीं। उसके बाद आर्यन के पिता वहां से जाने लगे तो आर्यन दोबारा चिल्लाया, आई एम नॉट गोइंग टू बी हर लवर डैड। I want to be her possessed love, and you should know how much a possessed lover is passionate about his possession. सुबह का वक्त, कशिश और अंतरा स्कूल के लिए रेडी हो रहे थे कि गरिमा वहां आई और बोली, आज तुम दोनों अकेले स्कूल जाओगी, पापा छोड़ने नहीं जाएंगे। और फिर गरिमा चली गई और अंतरा और कशिश को रिएक्ट करने का टाइम भी नहीं मिला। ये मम्मा क्या बोल कर गई? अंतर ने नासमझी में कहा तो कशिश बोली, तू अपने कान चेक करवा के, और मम्मी ये बोल कर गई कि आज हम अकेले स्कूल जाएंगे, पापा नहीं चलेंगे। अंतरा ने कहा, वो मैंने भी सुना डफर, पर पापा क्यों नहीं जाएंगे, इतनी दूर स्कूल, वो भी पैदल, हम पागल हो जाएंगे ऐसे तो। कशिश बोली, जल्दी से शूज पहनकर नीचे जाते हैं और पूछते हैं। अंतरा ने हाँ में सर हिलाया और फिर दोनों अच्छे से रेडी हुई और फिर स्कूल बैग लेकर नीचे आए तो उनके पिता राघव वही थे। पापा, पापा, दोनों ने एक साथ राघव को बुलाया तो सोफे पर बैठा राघव उनको देखता है और फिर मुस्कुराते हुए हाथ के इशारे से बुलाता है, मेरे पास आओ माय बोथ लिटिल प्रिंसेस। वो दोनों राघव की पास आई और उसके दोनों साइड में बैठी और बोली, पापा मम्मा ने ऐसा क्यों कहा कि आप हमें छोड़ने नहीं जाओगे? राघव ने उन दोनों के गालों पर हाथ रखा और फिर बोले, हाँ तुम्हारी माँ ने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि आज से मैं तुम्हें छोड़ने नहीं जाऊंगा, बल्कि तुम दोनों खुद से ही स्कूल जाओगी, क्योंकि तुम दोनों बिग गर्ल हो चुकी हो। इस पर हैरानी से कशिश और अंतरा एक दूसरे को देखने लगी और फिर वह बोली, लेकिन हम इतने दूर खुद से कैसे जाएंगे?
साइकिल से, राघव ने तुरंत कहा, जिस पर उन दोनों को समझ में नहीं आया तो उन्होंने कहा, साइकिल? पर हमारे पास तो साइकिल है ही नहीं। राघव ने इस पर मिस्टीरियस स्माइल उन दोनों को पास की और फिर बोले, जाओ जाकर बाहर देख कर आओ। वो दोनों वापस एक दूसरे को देखने लगी और फिर झटके से खड़ी होकर बाहर की तरफ दौड़ दी, जिस पर गरिमा किचन से ही बोली, गिरना मत। वो दोनों घर के बाहर आए और वहां जाकर उन्होंने अपनी कार के साइड में देखा तो वहां पर दो साइकिल थी, एक पिंक कलर की थी और एक येलो कलर की, और उन दोनों के चेहरे पर बहुत ज्यादा खुशी आ गई और वह दोनों तुरंत साइकिल के पास गए और उनके पीछे पीछे गरिमा और राघव भी आए। आप दोनों का बर्थडे गिफ्ट है ये, राघव ने कहा तो वह दोनों अपनी साइकिल को छोड़कर तुरंत उसके पास आई और उसको गले लगा लिया और बोली, थैंक यू पापा। वह दोनों खुश हो गई और अपना स्कूल बैग लिए तुरंत साइकिल की तरफ गई और उसे लेकर वहां से निकल गई, और यहाँ गरिमा उन्हें रुकती रह गई क्योंकि वह ब्रेकफास्ट करके नहीं गई थी और ना ही लंच बॉक्स लेकर गई थी, जिस पर उन्हें थोड़ा सा गुस्सा आया। स्कूल, ये कोलकाता का बहुत ही बड़ा और महंगा स्कूल था और राघव चाहते थे कि उनकी बेटियों को बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन के साथ साथ बेस्ट से बेस्ट फैसिलिटीज भी प्रोवाइड हो, और यह कोलकाता का सिर्फ महंगा स्कूल ही नहीं बल्कि यहाँ की फैकल्टी भी बहुत अच्छी थी और हर एक स्टूडेंट के लिए वर्क करती थी, और वेस्ट बंगाल के बेस्ट स्कूल में इस स्कूल का नाम आता था और हर साल अवार्ड भी जीत रहा था। कशिश और अंतरा कॉरिडोर में चल रहे थे, जिस कॉरिडोर में इस वक्त भीड़ थी क्योंकि बच्चे इधर से उधर भाग रहे थे क्योंकि क्लासेस शुरू होने में अभी आधे घंटे का वक्त था। कशिश और अंतरा दोनों एक साथ बैठे थे लेकिन दोनों के फ्रेंड से नहीं थे। अंतरा को ज्यादा बातें करने वाले दोस्त बनना बहुत ज्यादा पसंद थे, लेकिन कशिश को बातूनी नहीं बल्कि पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देने वाले लोग पसंद थे, इसीलिए भले ही वो दोनों बैठती एक साथ थी लेकिन उनके दोस्त अलग थे। रास्ते में अंतरा को उसके दोस्त मिल गए और उन्होंने अंतरा को रोक लिया तो कशिश ने उसका हाथ पकड़े ही रखा और बोली, अंतरा, क्लास में जाना है ना चलो। इस पर अंतरा की एक कॉमन फ्रेंड बोली, ओ कम ऑन कशिश, अंतरा बच्ची नहीं है जिसको तुम्हारी जरूरत होगी और क्लास शुरू होने में भी वक्त है, और हम सारे एक ही तो क्लास में है। कौन सा मैडम के आने के बाद हम क्लास में आएंगे, आ जाएंगे टाइम पर, तुम जाओ और इसका बैग लेती जाओ। उसके बाद उस फ्रेंड ने अंतरा का बैग लिया और कशिश के हाथ में थमा दिया और कशिश में वहां से चली गई क्योंकि उसे बहस में नहीं पड़ना था। बैग पर रखने के बाद कशिश अपने फ्रेंड्स के पास चली गई और पढ़ाई से रिलेटेड ही उनसे डिस्कस करने लगी, और यहाँ अंतरा के दोस्त उसे कैंटीन की तरफ लेकर चले गए। लेकिन वह कैंटीन के अंदर नहीं जा पाए क्योंकि कैंटीन के अंदर बहस हो रही थी और वह सारे एक दूसरे को देखने लगे और फिर कैंटीन की खिड़की से अंदर की तरफ देखने लगे तो वहां पर कुछ 12th क्लास के लड़के आपस में झगड़ा कर रहे थे और एक दूसरे को मारपीट रहे थे, और कैंटीन में काम करने वाले उन्हें अलग करने में लगे थे, लेकिन उन दोनों का गुस्सा एक दूसरे के ऊपर इतना हावी हो चुका था कि वह कुछ नहीं देख रहे थे, और एक ने तो कांच की बोतल उठाकर उसे लड़के के सर पर फोड़ दी, जिसे देखकर अंतर को डर लग गया। अंतरा ने अपने चेहरे पर हाथ रख लिया और वह अंदर जाने लगी तो उसके दोस्त ने उसे रोकते हुए कहा, क्या कर रही है अंतरा, तुझे भी चोट लग जाएगी, रहने देना। वैसे भी 12th क्लास के बॉयज है, हर दिन का है उनका, छोड़ उन्हें, वो तो अगले साल चले जाना है कॉलेज, हमें तो और 3 साल यहाँ रहना है। वी आर इन 9th स्टैंडर्ड नॉट इन 11th स्टैंडर्ड की, हाँ ठीक है, घुस जाएंगे वहां पर। अंतरा अपनी दोस्त के कहने पर रख तो गई लेकिन वह उस लड़के को देख रही थी जिसका चेहरा तो नहीं दिख रहा था, लेकिन उसके सर पर कांच की बोतल फोड़ी गई थी। लेकिन कांच की बोतल सर पर पड़ते ही उस लड़का का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया और उसने कैंटीन में रखी हर एक चीज को तोड़ना फोड़ना शुरू किया, और फिर उसने सॉस की बोतल उठाए और उसे उस लड़के के कान के पास सीधा जाकर मारा, जिससे कांच के टुकड़े उसके गाल पर, कान पर और हल्के से गले पर लग गए, जिससे वह चिल्ला उठा और अपना कान पकड़ने लगा क्योंकि एक झनसी आवाज उसके कान में पड़ी, और उसके बाद एक जोर का मुक्का उस लड़के ने उस लड़के के पेट में मारा जिसने उस पर पहली बार किया था। उसके बाद उसने उसकी यूनिफॉर्म शर्ट की कॉलर को कसकर पका और अपने जबड़ों को भिंचते हुए बोला, कार्तिक सिंह रंधावा, रिमेंबर इट। और उसके बाद वो लड़का मुंडा तो काफी हैंडसम और चार्मिंग था, जिसकी उम्र लगभग 17 साल की थी, दिखने में काफी चार्मिंग और हैंडसम था और अभी से उसके जो लाइंस बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहे थी। गाइस, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि 17 साल का लड़का 12th क्लास में मैंने छोटा बता दिया है तो मैं अपना बता देती हूँ आपको कि मैंने 17 साल की उम्र में कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। मैं फर्स्ट ईयर में थी जब मैं 17 साल की थी और नाउ आई एम 19 और मैं थर्ड ईयर में हूँ, तो ईयर का कोई होता नहीं है इश्यू, जल्दी एडमिशन हो गया तो कॉलेज भी जल्दी जाओगे।
लेट स्कूल एडमिशन होगा तो कॉलेज भी लेट जाओगे, और मैं 8th स्टैंडर्ड में थी जब मैं 12 साल की थी। एंड यू आर नॉट गोइंग टू बिलीव माई फ्रेंड वाज 16 व्हेन शी एंटर्स द कॉलेज। फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम के बीच में वो 17 की हुई थी। वो लड़का कैंटीन रूम से बाहर आने लगा तो अंतरा के दोस्तों ने कहा, चलो यहाँ से चलते हैं। वैसे भी यह लड़का काफी गुस्सैल है, हमें इससे कोई पंगा वंगा नहीं लेना है भाई, चलो चलो। और उसके बाद वह सब अंतरा को खींचते हुए वहां से दूसरी तरफ लेकर जाने लगे और वह लड़का कैंटीन रूम से बाहर निकल गया, लेकिन उसकी नजर अंतरा और उसके दोस्त पर चली गई और अंतरा बार बार मुड़कर कार्तिक को देख रही थी। कार्तिक भी काफी अजीब नजरों से अंतरा को देख रहा था और फिर वह मुस्कुरा दिया और अपने सर को किसी साइको की तरफ घुमाया और अपनी गर्दन पर हाथ फेरा और उसके बाद वह दूसरी तरफ चला गया। वो दोनों अपनी क्लास के पास पहुंचने ही वाले थे कि तभी अंतरा के सर में अचानक से दर्द हुआ और उसने अपना सर पकड़ लिया और दूसरा हाथ दीवार से लगा दिया। तो उसके दोस्तों ने पूछा, क्या हुआ अंतरा, तुम ठीक हो ना? चक्कर आ रहा है, अंतरा ने अपनी आंखों को कस के मिचते हुए कहा। तो उसके दोस्त हैरान हो गए क्योंकि अब तक अंतर काफी सही लग रही थी कि तभी एक ने कहा, शायद वो लड़ाई देखकर इसके सर में दर्द हो गया। बाकी की दो लड़कियां उनसे घूरने लगी तो वह बोली, हाँ होता है, मतलब जो कमजोर दिल का होता है, जिसका दिल काफी नाजुक होता है, उसे ऐसे सीन्स नहीं देखना चाहिए वरना उसके सर में दर्द होता है और दिल भी घबराता है। शायद अंतरा के साथ ऐसा ही हुआ है, मैंने माँ से पूछा था, उन्होंने बताया। दूसरी ने कहा, तो हमें अंतरा को जल्दी से मेडिकल रूम लेकर जाना चाहिए। नहीं, अंतरा ने तुरंत एक हाथ में दिखाकर कहा और फिर धीरे धीरे अपनी आंखें खोलकर अपनी आंखों को रोल रोल घूमते हुए उन्हें एक जगह कंट्रोल में लाते हुए बोली, तुम क्लास में जाओ बस। टाइम होने वाले, तुम मेरी वजह से अपनी क्लासेस को मिस मत करो और कशिश को बता देना कि मैं मेडिकल रूम जा रही हूँ। तुम अकेली जा पाओगी? दोस्त ने सवाल किया तो अंतरा ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और वहां से वह दूसरी तरफ मेडिकल रूम की तरफ जाने लगी और वह लड़कियां उसे कुछ पल जाते हुए देखती रही और उसके बाद क्लास में चली गई। मेडिकल रूम लेफ्ट साइड था लेकिन अंतरा राइट साइड गई क्योंकि आगे जाकर ग्राउंड आने वाला था और ग्राउंड के दूसरी तरफ कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग आने वाली थी जो फ्यूचर के लिए बनवाई जा रही थी। अंतरा ग्राउंड में भागी और उसके बाद सीधा उसे कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग के अंदर चली गई। उस बिल्डिंग में फिलहाल काम नहीं हो रहा था। जैसे ही स्कूल ऑफ हो जाता, काम करने वाले आ जाते और वह रात को 10-11 बजे तक काम करते और फिर चले जाते। फिलहाल के लिए तो ये कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग किसी भूल भुलैया से कम नहीं था और अंतरा उन ईंट की बनी दीवार पर हाथ रखते हुए अंदर जा रही थी और जैसे जैसे वो अंदर जा रही थी, अंधेरा बढ़ रहा था और उसे हल्का हल्का डर भी लग रहा था कि तभी एक रूम से किसी का हाथ बाहर आया और उसने अंतरा को कमरे के अंदर खींच लिया। अंतरा सीधा उस इंसान की बाहों में जाकर गिरी और कार्तिक ने उसे अच्छे से अपनी बाहों में जकड़ लिया। अंतरा ने कर उठा कर देखा तो अभी भी माथे से कार्तिक को खून बह रहा था, जिसे देखकर वह थोड़ा घबरा गई और अपने स्कर्ट के पॉकेट से उसने जल्दी से हैंकी निकाला और उसे साफ करते हुए बोली, आप क्या करते रहते हो? आपने क्यों लड़ाई करी उससे, बदमाश विकी से? कार्तिक ने उसको उस ईंट की दीवार से लगाया और उसके ज्यादा करीब नहीं गया, बस उसके चेहरे के करीब जाकर बोला, ही इज टॉकिंग शीट अबाउट यू एंड आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ व्हेन शीट पीपल टॉक बैड अबाउट माई ऑब्सेशन। पर आपने उसको मारा, अंतरा ने तुरंत कहा। तो कार्तिक इस बार उसके चेहरे के थोड़ा करीब गया और बोला, तुम्हें क्यों उस बदमाश इंसान की इतनी फिक्र हो रही है? अस्पताल में वह है, मैं नहीं पर जा सकता था। अगर वह मेरे सर पर मरने की जगह मेरे चेहरे पर मार देता तो और शायद मेरा चेहरा भी बिगड़ जाता और तुम जो मेरे इस चेहरे पर फिदा हो, उस चेहरे से तुम आगे चलकर नफरत करती। आई एम नॉट लाइक दैट। अंतरा तुरंत गोली। तो कार्तिक ने उसके चेहरे पर हल्की सी उंगली चलाते हुए कहा, तो कैसी हो? अंतरा के चेहरे पर हल्की सी झुरझुरी सी फैल गई और उसके होंठ कांप गए। तो कार्तिक अपनी उंगली को उसके होंठ पर लाकर रब करते हुए बोला, यू आर ओनली माइन अंतरा, ओनली माइन, अंडरस्टैंड? अंतरा के चेहरा और भी कांपने लगा तो कार्तिक उसके और पास आया और उसके उस छोटे से चेहरे पर अपना चेहरा रब करते हुए बोला, वेयर डिड यू लॉस्ट माई गर्ल? अंतरा फिर कांपी लेकिन उसे कार्तिक की वो हल्की हल्की बियर्ड चुभी तो उसने चेहरा अलग किया और फिर उसकी नजरों से अपनी नजरों का मिलाप करते हुए बोली, आपकी बियर्ड चुभ रही है मुझे। कार्तिक इस पर उसे घूरने लगा और फिर उसकी कमर पर हाथ रख शर्ट जो उसके स्कर्ट के अंदर तक थी उसे निकाल दिया और अपने हाथ उसकी कमर पर बस रखा और अंतरा की सांस अटकी और तुरंत उसका हाथ हटाया और बोली, वॉट आर यू डूइंग? कार्तिक उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोले, देन वॉट यू थिंक? मैं क्या कर रहा हूं?
अंतरा इस पर कुछ कल खामोश रही और फिर वह बोली, मुझे नहीं पता, पर मम्मी ने बताया है कि अगर ऐसी कोई छुए तो वह बैड टच होता है। यू आर टचिंग मी बैडली। आई यू रियली थिंक दैट आई एम टचिंग यू बैडली? कार्तिक ने उसके चीन को पकड़कर ऊपर की तरफ करते हुए कहा और फिर उसके चेहरे के थोड़ा करीब जाकर उसे स्नीफ किया। आई डोंट नो, अंतरा ने धीरे से कहा। तो कार्तिक ने और भी अच्छे से स्निफ करते हुए कहा, देन हाउ कैन यू थिंक दैट आई एम टचिंग यू बैडली? इस बार अंतर शांति रही तो कार्तिक ने उसे छोड़ दिया और उससे थोड़ी सी दूरी बनाई और बोला, डिड यू नो व्हाट इज गुड टच और बैड टच? अंतरा इस पर कुछ पल के लिए कार्तिक को देखते रही और फिर बोली, आई डोंट नो, मीन्स आई डोंट नो बिकॉज मेरे साथ कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ और मम्मी ने बताया था कि हम लड़कियों के अंदर एक सेवंथ सेंस होती है जो हमें बता देती है कि वह बैड टच है कि गुड टच है। देन टेल मी माई गर्ल कि तुम्हें क्या फीलिंग आई जब मैंने तुम्हें छुआ? अब कार्तिक ने अपने हाथ बांध लिए थे और वो उसके सामने खड़ा सवाल कर रहा था। अंतरा ने अपनी नजदीक नीचे कर ली और इधर उधर देखने लगी और फिर बोली, आपका टच अच्छा था, मुझे कुछ भी गलत फीलिंग नहीं आए। कार्तिक ने वापस उसकी चिन्ह को पकड़कर ऊपर किया और बोला, फर्स्ट टन 18, आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू टच यू। उससे पहले सिर्फ तुम्हारी कलाई पकड़ लूंगा और तुम्हारे गाल पकड़ लूंगा और कभी कभी मन किया तो तुम्हारे इन प्यार सॉफ्ट गालों को किस करूंगा। दैट्स इट। अंतरा इस पर उसे हैरानी से देखने लगी और फिर वह बोली, क्या आपको सच में लगता है कि हमारा ये स्कूल वाला लव कॉलेज टाइम तक चलेगा? कार्तिक ने अपनी नजरें छोटी करते हुए उसको देखा और बोला, सिर्फ कॉलेज टाइम तक नहीं, फुल लाइफ टाइम चलेगा। और जब मैंने तुम्हें मेरा ऑब्सेशन माना था, ये बात उसी दिन फाइनल हो गई थी। और अगर तुमने मुझसे पीछा छुड़ाने की कोशिश की ना अंतरा, देन बी रेडी फॉर हार्शेस्ट पनिशमेंट माई लव। उसके बाद कार्तिक उसे कंस्ट्रक्टेड रूम के दरवाजे की तरफ गया और अपना चेहरा अंतरा से फेर लिया और बोला, अपनी शर्ट को अपनी स्कर्ट के अंदर अभी के अभी टक करो। अंतरा ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा कार्तिक ने कहा और उसके बाद वह भी आगे आ गई और बस उसके साथ खड़ी रही तो कार्तिक ने कहा, गो टू योर क्लास। अंतरा जाने लगी तो कार्तिक ने इस कलाई पकड़ ली और बोला, वैसे तुमने बताया नहीं कि बर्थडे गिफ्ट कैसा लगा? अंतरा ने ना समझी में पलटकर उसे देखा तो कार्तिक समझ गया कि उसने अभी तक गिफ्ट देखी ही नहीं है, इसलिए उसने उसकी कलाई छोड़ दिया, कहा, जाओ क्लास में। अंतरा वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद वह क्लास में आए तो मैडम ने उस सवाल किया कि उसकी तबीयत कैसी है, जिस पर उसने जवाब दिया, आई एम फाइन मैडम। अंतरा सीधा कशिश के पास जाकर बैठी और कशिश ने उसे धीरे से उसके कान में सवाल किया, तेरी तबीयत अचानक से कैसे खराब हो गई थी? अंतरा और कशिश सेकंड टैक्स पर ही बैठे थे और उनकी गुपचुप मैडम ने सुन ली थी, जिस पर वह कशिश से बोली, कशिश, क्लास खत्म होने के बाद भी अपनी बहन की तबीयत पूछ सकती है, आप पहले स्टडीज पर फोकस करें। सॉरी मैम, कशिश ने अपॉलजी मांगी और उसके बाद क्लास स्टार्ट हो गई और ऐसे ही आज का पूरा दिन निकल गया और वो दोनों अपनी साइकिल से घर वापस आए। वो दोनों 3 बजे तक हमेशा अपने घर पहुंचती थी और घर जाते ही उन्होंने पहले लंच किया और उसके बाद वो अपने कमरे में जाते ही पहले सो गई। फर्स्ट इंट्रो ऑफ बोथ द मेल एंड फीमेल लीड्स अकॉर्डिंग टू their younger look age when the actual obsessive possessive love story take place. Antara, age 18, height 5'7", hair natural straight black, eyes deep black, fair skin. Kashish, age 18, height 5'7", hair BROWNBLACK combo and light curl from bottom, eyes hazel, fair skin. Karthik, age 23, height 6'0", eyes blue. Aryan, age 23, height 6'1.5", eyes dark brown. रशिया, एक बहुत बड़ा आलीशान व्हाइट कलर का मेंशन था। रशिया की घड़ी में इस वक्त दोपहर की 1:30 बज रहे थे। उसे मेंशन के डाइनिंग हॉल में, जो कि काफी बड़ा था, उसमें सिर्फ 3 लोग बैठे हुए थे। सामने सिर चेयर पर इस वक्त आर्यन के फादर अंशुमान सिंह रघुवंशी बैठे हुए थे और उनके बिल्कुल लेफ्ट साइड वाली चेयर पर उनकी वाइफ और आर्यन की मां निशा सिंह रघुवंशी बैठी हुई थी और निशा के बिल्कुल साइड में आर्यन की बहन अनुष्का सिंह रघुवंशी बैठी हुई थी और अनुष्का की ठीक सामने आर्यन बैठा हुआ था। घर के सर्वेंट उन्हें रशियन लंच सर्व कर रहे थे और उसके बाद वो सब एक साथ लंच करने लगे कि तभी अंशुमन को पिछले दिन की बात याद आ गई जब आर्यन ने चिल्ला चिल्ला कर एक इंडियन लड़की को अपना पोजीशन कहा था। हम आई रिमेंबर समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग अबाउट योर सन माई लवली वाइफ। अंशुमान ने अपना लंच छोड़ते हुए निशा को देखकर कहा तो निशा ने भी उसे देखा और फिर उसने आर्यन को देखा, क्योंकि अधिकतर कोई ना कोई विशेष चर्चा आर्यन को लेकर ही हुआ करते थे। और फिर अंशुमान ने कहा, बहुत ही सही जगह देख रही हो और पता है तुम्हारे बेटे ने क्या किया है?
आर्यन शांति से कभी भी अपना लंच कर रहा था। उसने जरा भी दिलचस्पी अपने पापा की बात में नहीं दिखाई तो अंशुमान ने थोड़ा गुस्से से कहा, तुम्हारा बेटा एक इंडियन मिडिल क्लास लड़की के पीछे अपना दिल हार बेटा है। He is saying to me that he is possessed with her. What? निशा ने हैरानी से कहा तो अंशुमान ने कहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, अपने बेटे से पूछ लो। आर्यन, what did your father say? तुम एक मिडिल क्लास इंडियन लड़की, एक इंडियन लड़की के पीछे पोजेस्ड हो। आर यू सीरियस? तुम्हें इंडिया हमने एक लड़की के पीछे नहीं भेजा था, बल्कि हॉलीडेज को स्पेंड करने के लिए भेजा था, निशा ने थोड़ा गुस्से से कहा। अपनी माँ की बात पर आर्यन ने अपना लंच वहीं छोड़कर और अपने फादर को घूरने लगा और फिर अपनी माँ को देखते हुए बोला, व्हाट इज योर प्रॉब्लम मॉम? उस लड़की से पोजेस्ड में हूँ और परेशान आप और पापा हो रहे हैं, क्यों? एनी स्पेशल रीजन? या, देयर इज अ स्पेशल रीजन, तुम सिर्फ 17 साल के हो आर्यन। प्यार व्यार में तुम्हें नहीं पढ़ना है और तुम्हें अपनी स्टडीज पर फोकस करना है और अपने फादर की तरह एक बड़ा बिजनेसमैन बनना है, ना कि किसी लड़की के पीछे भागना है। और रही बात शादी की, तो 30 साल के हो जाओगे उसके बाद देखना शादी को, वह भी किसी रईस खानदान की लड़की। अब वो तुम इंडिया से लेकर आओ, रसिया से लेकर आओ, दुबई से लेकर आओ या अमेरिका से लेकर आओ, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, लेकिन आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट अ मिडिल क्लास फैमिली गर्ल। निशा आर्यन की बदतमीजी पर चिल्लाए। आर्यन ने बड़े ही शांत भाव से अपनी माँ को देखा और फिर बोला, आर यू डन विद योर वर्ड्स और समथिंग एल्स इज गोना बी लेफ्ट? निशान ने कहा, आर्यन बदतमीजी नहीं। आर्यन इस पर अब खड़ा हो गया और अपने हाथ को बांधते हुए बोला, मैंने कब करी बदतमीजी? मैं तो शांति से जवाब दे रहा हूं और अभी भी शांति से ही जवाब दिया है। अगर आपको बदतमीजी लगती है तो वह आपकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। और मैं अपनी पोजीशन को, अपनी लाइफ टाइम पोजीशन को, मैं किसके साथ अपनी पूरी लाइफ टाइम स्पेंड करूंगा, उसको चूज कर लिया है। अब मुझे अपनी लाइफ में कोई और दूसरी लड़की नहीं चाहिए, और ना ही आप दोनों की सजेशन चाहिए, और ना ही आप दोनों का मेरे साथ कोई फालतू का आर्गुमेंट चाहिए। अंडरस्टैंड? और उसके बाद आर्यन अपना अधूरा लंच छोड़कर वहां से सीडीओ से होते हुए ऊपर की तरफ चला गया और निशा खड़ी हुई और उसे पर चिल्लाए, आर्यन, यू आर जस्ट 17। वो अपनी उसे लग्जरियस रूम के अंदर आया और फिर इंडिया कार्तिक के पास फोन कर दिया। कार्तिक वो इस वक्त अपने कमरे में था और सिगार पी रहा था। उसने दुआ छोड़ते हुए फोन को उठाकर आर्यन का नंबर देखा और फिर उसे उठा लिया तो सामने से कार्तिक ने कहा, क्या तुमने मेरा गिफ्ट कशिश को पहुंचा दिया था? ऑफ कोर्स आई डिड माई फ्रेंड, कार्तिक ने एक और कश लेते हुए कहा तो आर्यन ने कार्तिक से थैंक यू बोला और उसके बाद उसे कुछ ऐसा बोल दिया जिस पर कार्तिक थोड़ा एक्साइट और थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हुआ, लेकिन उसने उस बात पर उसे कुछ कहा नहीं, बस उसने कहा, डन फ्रेंड डन। रात का वक्त, दोनों ने अपना डिनर पूरा कर लिया था और अब वह अपने कमरे में सारे गिफ्ट्स को खोल रही थी, क्योंकि अब वो दोनों सच में और ज्यादा वेट नहीं कर सकती थी और वह धीरे धीरे सारे गिफ्ट्स को खोल रही थी कि तभी उन दोनों के हाथ में से पिंक कलर का सेम साइज का बॉक्स आया और उन दोनों ने एक दूसरे को देखा क्योंकि उस पर कोई नाम नहीं लिखा था। और उसके बाद उन्होंने उस पिंक कलर के रैपर को फाड़ना शुरू किया तो उन दोनों के चेहरे पर स्माइल आ गई, क्योंकि उसमें बहुत ही ब्यूटीफुल रेड कलर की और एक में पिंक कलर की ड्रेस थी, जो कि राघव और गरिमा ने ही उन्हें लाकर दी थी। पर यह एक सरप्राइज था। रैपर पर कोई नाम नहीं था, लेकिन ड्रेस के ऊपर चिट लगी हुई थी जिस पर लिखा हुआ था, फॉर माई ब्यूटीफुल डॉटर, और इसी से उन्हें समझ आ गया था कि यह राघव और गरिमा ने ही दिया है। वो दोनों खुश हो गई तो कशिश ने कहा, देखा अंतरा, तुम कल कितना ज्यादा बोल रही थी मम्मी और पापा को, और उन्होंने देखो हमें बिना बोले ड्रेस गिफ्ट कर दिया, जबकि उन्होंने हमें पहले से ही बर्थडे का ड्रेस दे दिया था और बर्थडे से एक दिन पहले कितनी सारी चीज खरीद कर दी थी, और तुमने कल उन्हें बैड पेरेंट्स कहा। यू आर वेरी बैड। अंतरा ने कहा, तुम सही कह रही हो, सॉरी, और आई नो आवर पेरेंट्स आर द बेस्ट टेस्ट पेरेंट्स इन द वर्ल्ड। कशिश इस पर मुस्कुराई और बाकी के बचे हुए गिफ्ट को खोलने लगे और उसने हर एक रिश्तेदार दोस्त पड़ोसी के द्वारा भेजे गए गिफ्ट को खोल लिया और उन्हें देख लिया। बहुत सारे लोगों ने उन्हें ड्रेस दिए थे और कुछ काम के टूल्स दिए थे, बस कुछ ही ऐसी चीज थी जो कि उसकी मम्मी को किचन में काम आनी थी, जैसे कि क्रोकरी सेट और वॉल वॉच। लेकिन तभी कशिश की नज़र लास्ट के दो गिफ्ट्स पर पड़ी। एक का साइज बहुत ही ज्यादा छोटा था और एक का साइज काफी बड़ा था और वो दोनों व्हाइट कलर के रैपर में बंद थे और उन्होंने एक दूसरे को देखा और फिर अंतरा ने कहा, सबके गिफ्ट तो देख लिए, ये किसका गिफ्ट है? चल देखते हैं, कशिश ने कहा और फिर दोनों ने ही उनके उसको उठाया और उन दोनों के रैपर्स को खोलने लगी तो अंतरा ने बड़े वाला पैकेट उठाया था और उसमें जो था
उसे देखकर अंतरा की आंखें बड़ी हो गई क्योंकि उसके अंदर वही बाबी प्रिंट ड्रेस थी जो उसने कल मॉल में देखी थी और गरिमा से जिद करी थी कि उसे वह ड्रेस चाहिए, लेकिन वो ड्रेस गरिमा ने उसे दिलाने से मना कर दिया था। कशिश ने अपना गिफ्ट खोला तो उसके अंदर वो 4500 से 5000 की टाइटन की हैंड वॉच थी और उसे देखकर कशिश हैरान हो गई और पिछले दिन की माल वाली बात याद करने लगी। कल मॉल में बर्थडे की शॉपिंग करने के लिए चारों गए थे। कशिश राघव के साथ थी और अंतरा गरिमा के साथ थी और किसी काम से राघव कशिश को लेकर इलेक्ट्रॉनिक की शॉप के पास गए और वहां से अपने मोबाइल के लिए बैक कवर लेने लगे और वही कशिश को एक ब्यूटीफुल पर महंगी टाइटन की हैंड वॉच नजर आए और उसे वह पहली नजर में ही बहुत ज्यादा पसंद आ गई, लेकिन वह बोल नहीं सकती थी अपने पापा को कि उसे वह चाहिए क्योंकि वह बहुत महंगी थी और ऑलरेडी राघव ने इस बार उन दोनों के बर्थडे में बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर दिया था। दोनों बहनें कंफ्यूज थी कि ये आया कहां से, तो वो दोनों एक दूसरे को देखती है और फिर तुरंत राघव और गरिमा के पास जाती है। वो दोनों इस वक्त हाल में बैठे हुए थे और कुछ बातें कर रहे थे कि तभी उन दोनों का नाम लेते हुए दोनों बहनें वहां आए और कशिश बोली, पापा, आपने हमें ड्रेस और हैंड वॉच दिया है। इस वक्त वह दोनों वही ड्रेस पहन कर आई थी जो कि गिफ्ट के तौर पर राघव ने उन दोनों को दिया था, तो वह बोले, हाँ, तुम दोनों ने पहन तो लिया ड्रेस, लेकिन हैंड वॉच नहीं दिया मैंने तुम दोनों को। इस पर अंतरा ने उसे वो बिना नाम का गिफ्ट रैपर और उसमें से एक में निकली बाबी प्रिंट वाली ड्रेस और एक में हैंड वॉच वाली बात बता दी, जिस पर वो दोनों हैरान हो गए। उन दोनों ने भी बिना नाम के ड्रेस दिया था, लेकिन ड्रेस के ऊपर चिट लगी हुई थी, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं था। वो दोनों उन दोनों के साथ उनके कमरे में गए और सभी गिफ्ट्स को देखने के बाद उन गिफ्ट को देखा और फिर वह बोले, इन दोनों गिफ्ट को तुम दोनों हाथ भी नहीं लगाओगी जब तक पता नहीं चल जाता कि यह गिफ्ट दिया किसने है तुम्हें, ठीक है। कशिश तो तुरंत मान गई, भले ही उसका दिल उसे वॉच पर आ गया था, लेकिन वह सबसे पहले प्रायोरिटी अपने पेरेंट्स को देती थी। लेकिन यहाँ अंतरा को वह ड्रेस इतनी पसंद थी कि उसने तुरंत कहा, नहीं, मुझे ये ड्रेस पहनने हैं और किसी ने भी दिया हूँ, क्या फर्क पड़ता है। गिफ्ट तो गिफ्ट होता है ना, और हमें गिफ्ट एक्सेप्ट करना चाहिए। गरिमा इस पर बोली, नहीं बेटा, कुछ भी हो सकता है, गड़बड़ हो सकती है, इसीलिए ये ड्रेस तुम दोनों नहीं पहनोगे और यह वॉच और यह ड्रेस हमें दे दो, हम अपने कमरे में रखेंगे। कोशिश में तुरंत ऐसा ही किया और वह दोनों चीज गरिमा के हाथ में दे दी और उसके बाद राघव बोले, अब तुम दोनों अपना स्कूल का होमवर्क कंप्लीट करो, वरना कल क्लास में पनिशमेंट मिलेगी। डिनर करने के बाद वह दोनों अपने होमवर्क में लग गई और होमवर्क करते करते अंतरा उस ड्रेस के बारे में सोचने लगी और अपने पेन को कॉपी के एक पॉइंट पर रखकर घूमने लगी और यहाँ कशिश स्पीड से अपना होमवर्क कंप्लीट करने में लग गई और कब होमवर्क कंप्लीट करने के बाद वह वहीं पर सर रखकर सो गई, उसे खुद पता नहीं चला और यहाँ अंतरा के दिमाग में अभी भी वही ड्रेस घूम रही थी। जब घड़ी में 10 बजे बजाने की टिक टिक की आवाज आई तो अंतरा का ध्यान टूटा और उसने देखा कि टाइम हो गया है और उसने अभी तक अपना मैथ का वर्क कंप्लीट नहीं किया और कशिश वही सो गई। वह तुरंत अपने मैथ्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने लगी, लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 पर आकर वह अटक गए, इसीलिए उसने जाकर कशिश की नोटबुक देखी तो कशिश ने सारे क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से सॉल्व कर लिया था। लेकिन कशिश ने बहुत ही लंबी सॉल्व किया हुआ था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि कशिश ने कौन सा फॉर्मूला कहाँ और कैसे लगाया है, इसलिए उसने वह कॉपी वापस रख दी और फिर अपनी चेयर पर बैठे हुए बोली, कॉपी करने से क्या होगा, मुझे थोड़ी समझ आ जाएगा, ये जल्दी सो गई वरना मैं इससे समझ लेती। उसके बाद अंतरा अपनी पेंसिल को अपने सिर पर ले जाकर वहां पर पॉइंट करते हुए बोली, इस वक्त कौन होगा जो जाग रहा होगा और मैं उससे पूछ सकूं, और मेरे सारे दोस्तों खुद कशिश से नोटबुक लेकर जाते हैं पूरी करने के लिए और ये लड़की तो सो गई, किससे पूछूं। कंफाउंडेड फेस, मैंने अगर नहीं किया काम तो सर बोलेंगे कि तुम्हारी बहन ने कर लिया, तुम कहाँ घूम रही थी। उसके बाद उसने अपनी नोटबुक ली और वहां से कमरे से बाहर निकल गई और हॉल में आकर वह लैंडलाइन के पास आ गई और उसमें वो कुछ सोचते हुए किसी का नंबर मिला देती है। दूसरी तरफ कार्तिक अपने रूम में बैठकर कुछ पेपर्स को चेक कर रहा था, लेकिन ये पेपर स्कूल से रिलेटेड नहीं थे, कुछ और ही था। तभी उसका फोन बजाने लगा और उसने ध्यान से देखा तो अंतरा के घर के लैंडलाइन से आ रहा था और उसने तुरंत फोन उठाते हुए कहा, टुडे माई डार्लिंग इज नॉट इन स्लीपी मूड। यस, आई एम नॉट इन स्लीपी मूड, क्योंकि मेरा मैथ्स का वक्त पूरा नहीं हुआ और कशिश सो गई, मैं किससे पूछूं प्रॉब्लम, अंतरा ने थोड़ा मायूसी से कहा तो कार्तिक ने कहा, क्वेश्चन बोलो।
अंतरा ने तुरंत अपनी नोटबुक में लिखा क्वेश्चन डिक्टेट कर दिया और तब तक कार्तिक अपने डेस्क के ड्राइवर में से एक पेपर निकल चुका था और उसके बाद वह जल्दी से उस पेपर पर उस क्वेश्चन को नोट डाउन करने लगा और उसको बड़े ही ध्यान से देखने लगा और फिर बोला, जैसा जैसा मैं बोलूं वैसा वैसा अपनी नोटबुक में नोट करती रहना, समझ में भी आ जाएगा और तुम्हारा वर्क भी पूरा हो जाएगा। अंतरा तुरंत खुश हो गई और कार्तिक अपने उसे रफ पेपर पर क्वेश्चन को आड़े-मांडे ढंग से सॉल्व करने लगा और साथ के साथ फोन पर अंतरा को समझने लगा और अंतरा उसे बहुत ही प्रॉपर्ली और नित तरीके से अपनी कॉपी पर उतरने लगी और इसी तरीके से आगे की क्वेश्चंस भी कार्तिक ने उसे सॉल्व करके दे दिए। बस अब 2 क्वेश्चंस बचे थे। अंतरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन डिक्टेट कर रही थी कि तभी राघव की आवाज आए। क्या कर रही हो अंतरा? वह भी इतनी रात को 11:30 बज रहे हैं, सोना नहीं है? अंतरा घबराकर अपने पापा को देखने लगी क्योंकि वो कार्तिक के बारे में नहीं बोल सकती थी और दूसरी तरफ कार्तिक ने उसकी बात सुन ली और वह बोला, बोलो कि तुम्हारी फ्रेंड का फोन है, तुम मुझसे क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हो, वो तुम्हारी हेल्प कर रही है। अंतरा ने डिट्टो वही बात राघव के सामने रख दी तो राघव बोला, इतनी रात को तुम्हारी कौन सी दोस्त तुम्हारी हेल्प कर रही है और कशिश से तुमने क्यों हेल्प नहीं ली? अंतरा इस पर बोली, पापा वह सो गए, मैं उसे उठाना नहीं चाहती थी इसलिए मैंने अपनी फ्रेंड को फोन कर दिया और पापा, आप प्लीज कमरे में जाकर कशिश को बेड पर कर दीजिए क्योंकि वह डेस्क पर ही सो गई है। राघव को अपनी बेटी पर पूरा विश्वास था इसीलिए वो बोले, ठीक है लेकिन जल्दी से क्वेश्चंस को सॉल्व करो और सोने जाओ, वरना कल स्कूल के लिए लेट हो जाएगा। अंतरा तुरंत हाँ में गर्दन हिला दे और राघव वहां से चले गए और उसके बाद कार्तिक ने उसकी बाकी के 2 क्वेश्चन सॉल्व करने में भी मदद कर दी और अंतरा से कार्तिक बोला, आगे से क्वेश्चंस खुद सॉल्व करना अंतरा, एग्जाम में मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। तब तक मैं सीख लूंगी, अंतरा ने बड़ी मासूम तरीके से कहा और उसके बाद फोन को रख दिया। ये कार्तिक अपने घर पर था और फोन रखते ही वह बाहर खिड़की के बाहर देखने लगा जो कि उसके डेस्क के साथ ठीक सामने थी। My obsession, my purest obsession, Antara, Antara, I love Antara, you are my world। कार्तिक ने काफी अजीब तरीके से साइकोटोन में कहा और फिर खड़ा हो गया और जाकर बालकनी के बाहर आ गया और वापस सिगरेट को जलने लगा। रशिया, सुबह का वक्त, निशा जब सोकर उठी तो उसने सबसे पहले नहाया, खुद को अच्छे से रेडी किया और उस उम्र में भी वह मेकअप के द्वारा 25-26 साल की एक लड़की लग रही थी और उसके बाद वह सीधा आर्यन को स्कूल जाने के लिए उठाने के लिए उसके कमरे में गए, लेकिन हैरान हो गई क्योंकि कमरे का दरवाजा लॉक था इसलिए उसने स्पेयर की से कमरे को खोल दिया और अंदर गई तो अंदर आर्यन बेड पर नहीं था, इसलिए वो वॉशरूम में गई और उसका दरवाजा नॉक करते हुए बोली, आर्यन, तुम इतनी जल्दी उठ गए आज? लेकिन वॉशरूम से कोई आवाज नहीं आई तो निशा ने उसे खोल दिया तो वॉशरूम भी बिल्कुल खाली था। इसीलिए वह तुरंत बालकनी में आए लेकिन वहां भी कुछ नहीं था। उसे हैरानी हुई कि सुबह सुबह आर्यन चला कहाँ गया इसलिए वह अपने कमरे में आए और अंशुमन को उठाते हुए बोली, अंशुमन, अंशुमन उठो, अंशुमन उठ जाओ, तुम्हारा बेटा गायब हो गया है घर से। क्या? अंशुमान नींद में बड़बड़ाया और खड़ा हो गया और बोला, गायब हो गया से तुम्हारा क्या मतलब है? 1 साल का बच्चा नहीं है वह जो गायब हो जाएगा, 17 साल का है। निशा ने इस पर कहा, तुमने कभी 1 साल का बच्चा गायब होते हुए देखा है? 1 साल का बच्चा हमेशा अपनी पेरेंट्स के पास होता है, हमारा बच्चा 17 साल का है, 17 साल का, समझ में नहीं आ रहा है सुबह सुबह कहाँ चला गया? अंशुमान अभी भी आधी नींद में था और वह बोला, अरे घर में कहीं होगा, कमरे में नहीं है इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि गायब हो गया। निशा इस पर अपने हैंड्स अप करते हुए बोली, आई डोंट नो, पर मैंने नौकर को बोल दिया है कि पूरे घर में ढूंढो उसे, देखते हैं कि घर में है कि बाहर चला गया कहीं। तभी एक नौकर वहां आया और वो बोला, सॉरी मैम बट सर इज नॉट हियर। अंशुमान उसे हैरानी से देखा है और बोलता है, व्हाट, प्लीज फाइंड हिम प्रॉपर्ली। वो नौकर वापस चला जाता है लेकिन उसे दोबारा नहीं मिलता और अब तो कंज्यूमर और निशा नीचे आ गए थे और नौकर ने वापस उसे वही जवाब दिया था कि तभी अंशुमन का एक खास आदमी उसके पास आता है और बोलता है, सर, आर्यन सर के बारे में पता चल गया है। अब निशा और अंशुमन बस अपने आदमी को देख रहे थे और इसी बात की भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि आर्यन को उनका कोई दुश्मन ना लेकर चला गया हो, लेकिन तभी उसके आदमी ने कहा, आर्यन सर इंडिया चले गए, कुछ देर पहले एयरपोर्ट से खबर आई है कि जूनियर असर इंडिया जाने वाली फ्लाइट में है और 1 घंटे पहले फ्लाइट टेक ऑफ हो भी गई है, हम उन्हें रोक नहीं पाएंगे। अंशुमान ने इस पर गुस्से से उसे चांटा मार दिया और बोला, 1 घंटा हो गया है फ्लाइट को गए हुए, अब क्या रोकेंगे उसे? निशा ने गुस्से से सवाल किया, लेकिन वह लड़का इंडिया क्यों गया?
उसकी स्टडीज का क्या, उसके सपनों का क्या, उसके करियर का क्या? अंशुमान ने इस पर कहा, इतना आगे मत जाओ निशा, और पक्का तुम्हारा बेटा उस लड़की के पीछे गया है इंडिया। पता नहीं क्या जादू किया है उस लड़की ने, इसीलिए बार बार दिन रात उस लड़की को बोलता रहता है और उस लड़की को याद करता रहता है। माई पोजीशन, माई पोजीशन, माई पोजीशन। इज ही सीरियस? निशा के मुंह से हैरान भरे शब्द निकले। अंशुमान गुस्से से बोला, अगर सीरियस होता तो ऐसे रसिया छोड़कर इंडिया नहीं जाता, वह भी तब जब उसकी स्टडीज का फाइनल टाइम चल रहा है। निशा ने फिर भी खुद को रिलैक्स किया और बोली, पर हम इतना आगे का क्यों सोच रहे हैं? क्या पता 2-3 दिन के लिए ही गया हूं, वापस आ जाए, और 2-3 दिन में तो स्टडीज पर ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन तभी निशा की बात गलत साबित करने के लिए उन दोनों के फोन पर आर्यन का से मैसेज आया और राघव ने उसे मैसेज को पढ़ा। Sorry, Dad and Mom, but it's too late. I am going, but not for some days or some months. I was already about to leave Russia permanently. I am not going to return. Take care of yourself and I do same with me, but with possession, my lifetime possession. यह मैसेज पढ़कर दोनों को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने मैसेज में भी पोजीशन वर्ड इस्तेमाल किया था। शाम का वक्त, इंडिया। आज दोनों बहनें अपने दोस्तों के साथ मॉल में घूमने आई थी। वैसे तो गरिमा ने बहुत मना किया था, लेकिन राघव ने बाद में उन दोनों को परमिशन दे दी, लेकिन ये कहा कि शाम 7 बजे बजाने से पहले वह घर आ जाए, और अभी कर ही बजे थे, इसलिए वह आराम से पूरा मॉल घूम रही थी। उन दोनों को अलग अलग चीज देखनी थी, इसीलिए दोनों अलग अलग हो गई, और अंतरा अपने दोस्तों के साथ ड्रेस क्षेत्र की तरफ चली गई, क्योंकि उसका तो ऑब्सेशन था ड्रेस के साथ, और यहाँ कशिश वो ऐसे ही बाहर से सभी स्टोर्स को देखने लगी। वो चल ही रही थी कि तभी सामने से आते एक इंसान से वो टकरा गई और गिरती इससे पहले ही उसे आदमी ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। कशिश दूसरे रास्ते अकेले ही जा रही थी और वह सामने से आते एक लड़के से टकरा गई, लेकिन गिरती उससे पहले ही उस लड़के ने उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया, जिस पर उसे लड़की का एक हाथ उसकी पीठ पर और दूसरा उसके कमर पर था। गिरने के डर से कशिश की आंखें पहले ही बंद हो गई थी, इसलिए वह लड़का का चेहरा नहीं देख पाए, और जब उसे एहसास हुआ कि वह गिरी नहीं तो उसने अपनी आंखों को धीरे धीरे खोला। लेकिन उसने पहले अपनी राइट आई को खोला और सामने उस लड़की को देखा जो कि दिखने में काफी हैंडसम और चार्मिंग था, और फिर उसने अपनी दूसरी आंख को भी खोल दिया और अपने सामने उसने आर्यन को दिखा। आर्यन भी काफी तपिश भरी नजरों से उस 12 साल की कशिश को देख रहा था, और उसकी नजरों से ही साफ दिख रहा था कि वह इस उम्र में ही उसके लिए कितना ज्यादा पोजेस्ड है, और अगर यह पोजीशन बढ़ेगी तो आगे चलकर सच में कयामत लाएगी। आर्यन की पकड़ उसकी पीठ पर और कमर पर मजबूत थी, जिस पर कशिश की पूरी बॉडी टिकी हुई थी और वह गिरने से बची हुई थी, और उसके बाद आर्यन अपने हाथ को अपनी तरफ पुल करना शुरू किया और धीरे धीरे कशिश की बॉडी आर्यन की बॉडी की तरफ आती रही, और कशिश वह आर्यन के उस हैंडसम चेहरे में खो चुकी थी, इसलिए उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है, उसकी बॉडी मूव कर भी रही है या नहीं कर रही है, क्योंकि उसका मन बिल्कुल जाम हो चुका था। आर्यन ने उसे ठीक से खड़ा तो किया, लेकिन अपने और उसके बीच में ज्यादा से ज्यादा एक हाथ के हथेली जितना फासला छोड़, जिस पर वो दोनों एक दूसरे के चेहरे को बड़ी ही ध्यान से और गौर से देख सकते थे। दोनों के चेहरे एक दूसरे के करीब थे। आर्यन अपनी नजरों को नीचे किए हुए कशिश के उस छोटे से चेहरे को देख रहा था, और उसकी सांसें गहरी हो रही थी जो कशिश के चेहरे पर पड़ रही थी, और कशिश की पलकें उसकी सांस छोड़ने पर जल्दी जल्दी बंद हो रही थी और खुल रही थी। तेरी निगाहों में भी जुनून है, तेरे इश्क में मेरी जिंदगी की रोशनी है, तेरी हर बात में मेरी चाहत छुपी है, ये तेरे साथ बिताया हर पल, ये पल बेमिसाल है। आर्यन का हाथ अभी भी कशिश की कमर पर था और कशिश की नजरें उसकी आंखों से मिल रही थी कि तभी अचानक से किसी बच्चे की चिल्लाने की आवाज आई, माँ, मुझे वो ड्रेस चाहिए। उनसे थोड़ी ही दूर किड्स क्षेत्र था, जिसकी बाहर एक लड़की अपनी माँ को बुला रही थी कपड़े खरीदने के लिए, और उसकी आवाज से उन दोनों की तंद्रा टूट चुकी थी। आवाज से ही कशिश को होश आया और वो आर्यन से तुरंत दूर हुई, लेकिन उसके मुंह से हल्की सी आवाज निकली, आउच, और वो पिलर का सहारा लेकर खड़ी हो गई क्योंकि उसके पैर में लग चुका था। वह हल्का सा बंद हुई और अपने पैर को देखने लगी क्योंकि रेड हो गया था। उसके पैर में मोच आ गई थी। अंतरा, उस दर्द में एक बहन ने दूसरी बहन को याद किया और उसकी आंखों से आंसू के मोटे मोटे बूंद निकल आए क्योंकि उसे दर्द हो रहा था। आर्यन झट से उसके पास आया और उसे अपनी गोद में उठा लिया, और इससे पहले कि कोई आदमी ऐसे आर्यन को कशिश को अपनी बाहों में लिए देखा, आर्यन उसे लेकर दूसरे कॉरिडोर में चला गया जहां पर अंधेरा था, मतलब वहां पर कोई शॉप नहीं थी और ना ही कोई आता जाता था।
आर्यन कशिश को लेकर आया और अपने एक घुटने पर आया और उसे अपने सीधे पैर की लैप में बिठाया और कार्तिक का एक हाथ अभी भी उसकी पिठ पर सहारे के लिए दिया हुआ था और बोला, मेरे कंधों को मजबूती से पकड़ो। कशिश को तो कुछ समझ में ही नहीं आया क्योंकि आर्यन की स्पीड बहुत ज्यादा तेज थी और वह कब उसे लेकर उस कॉरिडोर से उस खाली अंधेरे वाले कॉरिडोर में लेकर आया। इस बात की खबर भी कोशिश को तब लगी जब वह उसे अपनी गोद में बिठा चुका था और अब उसका ये कहना था कि वह उसके कंधे को मजबूती से पकड़ ले। उसने कशिश के दिल में हिचकी चाहट पैदा कर दी थी। जब कशिश ने आर्यन की बात नहीं मानी तो इस बार आर्यन ने अपनी नजर कशिश की तरफ की और वह वापस अपनी मैग्नेटिक वॉइस में बोला, मैंने कहा मेरे कंधे को पकड़ लो, मुझे तुम्हारा पैर ठीक करना है। और इस बार आर्यन की वह मैजिकल आइस और उसकी वह मदहोश कर देने वाली मैग्नेटिक वॉइस में कशिश खो गई और उसने अपने हाथों को उसके दोनों कंधे पर रखकर दबाना शुरू कर दिया। आर्यन ने अपना हाथ उसकी पीठ से हटा दिया और अब उसने अपने दोनों हाथों को उसके पैर पर रखा और उसके शूज को और उसके सॉक्स को निकाल दिया और अच्छे से उसके पैर को पहले मसाज दिया और झटके से मोड़ कर दिया। कशिश के मुंह से चीख निकली क्योंकि उसे असहनीय दर्द हो रहा था और आर्यन ने उसकी चीख पर उसे देखा और वह बहुत अच्छे से कशिश के चेहरे पर आए दर्द को देख सकता था। इस उम्र में वह क्या ही अपना दर्द छुपाते, जो चीज उसे फील हो रही थी वह अपने चेहरे से और जबान से बस बता दिया करती थी। आर्यन वापस उसके पैर को देखने लगा और उसे अपने हाथों से होले होले छूकर मसाज देने लगा और यहाँ कशिश, अब उसे सच में दर्द हो रहा था। कुछ देर पहले जब आर्यन उसके पैर को मसाज दे रहा था तो एक डिफरेंट फीलिंग वह अपने अंदर महसूस कर रही थी, लेकिन वह फीलिंग दर्द की वजह से बिल्कुल गायब हो गई थी और आर्यन का मसाज देना जो कि बहुत ही सॉफ्ट तरीके से था, वह भी उसे दर्द दे रहा था और कशिश की आंखें बंद हो गई। जब पर हल्का हल्का नॉर्मल शेप और कलर को लेने लगा तो आर्यन ने उसे खड़ा किया और बोला, चल कर देखो। कशिश वहां चलाकर उसे दिखाने लगी लेकिन अभी भी वह हल्का हल्का लड़खड़ा रही थी, इसलिए वह थोड़ा सा बाहर आया और इधर उधर देखने लगा कि उसे कोई मेडिकल शॉप उस मॉल में मिल जाए, लेकिन उस फ्लोर पर कोई मेडिकल शॉप नहीं था। इसीलिए वह वापस उसके पास आया और बोला, क्या तुम सबके सामने मेरी गोद में रहने के लिए कंफर्टेबल हो? एक अनजान लड़के से उसकी बाहों में रहने वाली बात सुनकर कशिश डर गई। भले ही वह 12 साल की थी, लेकिन इतनी समझ थी उसके अंदर कि किसी अनजान लड़के के करीब नहीं जाना है उसे, और यहाँ कशिश ऑलरेडी उसके करीब जाकर उसकी गोद में बैठ गई थी और वह लड़का उसके पैर को भी छू चुका था। लेकिन वह दोबारा उसकी गोद में बिल्कुल नहीं जाना चाहती थी, इसीलिए उसने अपने कदम थोड़े पीछे लिए, जो आर्यन देख चुका था और वह समझ गया था कि कशिश उसकी गोद में दोबारा नहीं आएगी और वह बोला, कोई बात नहीं, तुम थोड़ी देर बैठ जाओ, उसके बाद चल लेना। एक तो वह अंधेरा कॉरिडोर और ऊपर से वह और एक अनजान लड़का। कशिश के दिल में घबराहट और वह अजीब अजीब न्यूज जो वो अपने पापा के साथ टीवी में सुनती थी, वैसा ही उसे फील हो रहा था और उसे आर्यन के साथ डर लग रहा था। उसे कोई बैड वाइब नहीं आई थी आर्यन के साथ, लेकिन अनजान लड़का अनजान ही होता है और उसमें इतनी समझ थी कि किसी अनजान के साथ और किसी अपने के साथ कितने डिस्टेंस मेंटेन कर रहना है और किसके साथ कितना बातें करना है। इसीलिए वह तुरंत थोड़ा और दूर होते हुए सामने की तरफ जाते हुए बोली, मैं अपनी बहन के पास जा रही हूँ, और उसके बाद अपनी लंगड़ाती हुए कदमों के साथ कशिश वहां से भाग गई। आर्यन बस उसे वहां से जाते हुए देखा रहा और उसके बाद वह मुस्कुराते हुए बोला, मुझसे कितना भगोगी, एक दिन तुम्हें मेरे पास ही आना है और मेरी इन्हीं बाहों में अपने हाथों को देखकर तुम खुद को दुनिया में सबसे ज्यादा सेफ फील करोगी। अभी तुम मेरी गोद में नहीं आए, लेकिन जब तुम मेरे पास आ जाओगी तो हमेशा मेरी गोद में आने की जिद करोगी, अपनी दिन भर की बातें मेरे सीने से लगाकर ही खाओगी और रात का एक एक पल तुम्हारा मेरी बाहों में गुजरेगा, माय डियर बेबी स्वीट कॉर्न। ये वह 17 साल का आर्यन था जिसकी बातें बिल्कुल भी 17 साल जैसी नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि वह 21-22 साल का कोई नौजवान है और वह अपनी गर्लफ्रेंड को देखकर ऐसी बातें कर रहा है, लेकिन इन बातों में भी हद से ज्यादा पोजीशन थी। यहाँ अंतरा जिसके पास मोबाइल फोन था, उसे एक नंबर से मैसेज आया और उसने अपने दोस्तों से कहा, मैं कशिश को देखकर आती हूँ, तुम सब यहाँ पर शॉपिंग करो। और उसके बाद उसे शॉप से अंतरा निकल गई और वहां से कहीं दूसरी तरफ जाने लगे और उसके बाद वो लिफ्ट में गई। उसने लिफ्ट का बटन प्रेस किया और सीधा बेसमेंट की तरफ चली गई। वो बाहर आई और इधर उधर देखने लगी, लेकिन उसे सिवाय कार्स, बाइक्स और स्कूटर के कुछ भी नहीं दिख रहा था और वहां अंधेरा भी बहुत था। कुछ लोग थे जो कि शॉपिंग कर वापस जा रहे थे और कुछ लोग थे जो शॉपिंग करने के लिए मॉल में आ रहे थे, और उनमें से कुछ ऐसे थे जो आते जाते अंतरा को देख रहे थे, क्योंकि अजीब था, एक 10-12 साल की लड़की अकेले ही बाहर जा रही थी और उसके साथ ना उसका कोई बड़ा भाई बहन या उसके कोई पेरेंट्स थे।
सबकी नजरें अंतरा को घबराने पर मजबूर कर रही थी और वह कैसे तैसे सबकी नजरों से बचते हुए उससे तरफ आ गई जहां पर कासपाक हुई थी। उसने वापस अपना मोबाइल देखा और उसमें आए मैसेज को देखा और उसके बाद वह एक ब्लैक कलर की मर्सिडीज को देखने लगी कि वहां पर उसे कोई कर मिल जाए। तभी उसे लाइन से 2-3 कार नजर आई, जिनका कलर ब्लैक था, लेकिन उसे इस बात की पहचान नहीं थी कि कौन सी कर मर्सिडीज है। वह खुद से बोली, अभी इनमें से उनकी कर कौन सी है? अगर मैं गलत कर में चली गई तो मुझे आना ही नहीं चाहिए था, मुझे मना कर देना चाहिए था। वहां पर कशिश और सब मुझे ढूंढ रहे होंगे, मैं वापस जा रही हूँ, बोल दूंगी कि आप मुझे नहीं मिले। वह मुड़ी और जाने लगे कि तभी उसे ऐसा लगा कि किसी की परछाई है जो उसी के साथ चल रही है और वह पलट गई, लेकिन कोई नहीं था, इसलिए वह घबराते हुए वापस मुड़ी और आगे की तरफ जाने लगी और पीछे से किसी ने उसके मुंह पर हाथ रख उसे पीछे की तरफ खींचने लगा और अंतरा अपने हाथ और पैर को हवा में चलने लगी। लेकिन दूसरा आदमी उससे काफी ज्यादा ताकतवर और हटा-कटा था और उससे उम्र में भी ज्यादा था। वह उसे लेकर एक ब्लैक कलर की कार में आ गया और उसके बाद उसने उसके मुंह से हाथ हटाया और अंतरा ने पीछे पलट कर देखा तो वह उस पर चिल्लाए, आपने ऐसा क्यों किया? बेशक ये कार्तिक ही था। कार्तिक और आर्यन साथ आए थे और आर्यन इंडिया जाकर सबसे पहले कार्तिक के पास ही आया था और अभी वह कार्तिक के घर पर ही ठहरा हुआ था, लेकिन कार्तिक लंबे समय तक आर्यन को नहीं रख सकता था क्योंकि उसे पता था कि अगर आर्यन के पेरेंट्स को पता चला कि वह इंडिया है तो वह इस बात को सोचने में ज्यादा वक्त नहीं लगाएंगे कि आर्यन इंडिया में किसके घर गया होगा। कार्तिक ने अंतर की कलाई पकड़ी और उसे अपनी तरफ खींचा और बोला, तो मुझसे मिले बिना कहाँ जा रही थी? मैंने बोला था ना कि मुझे तुमसे मिलना है। और क्या बोली? बोल दूंगी कि आप मुझे मिले ही नहीं। मैंने आपको बहुत ढूंढा, क्या तुम कर के पास आई थी एक बार भी? कार्तिक के मुंह से अपना झूठा सुनकर वह थोड़ा जीत गई और बोली, तो यहाँ 3-3 कार थी, मुझे क्या पता था कि आपकी कार कौन सी है, और मुझे ये भी नहीं पता कि मर्सिडीज कहते किसे हैं, इसलिए मैं वापस जा रही थी और वैसे भी आपसे तो मैं कल स्कूल में भी मिल लेती। हम ओनली फॉर 10 मिनट्स और किस्मत से लंच ब्रेक में टाइम मिला तो ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट, और मुझे तुम्हारे साथ एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा चाहिए। कार्तिक ने पहले उसे ताना मारा और फिर अपनी बात कही। अंतरा को कार्तिक से काफी डर लगता था क्योंकि उसका गुस्सा बहुत ज्यादा था और वो बोली, आप मुझे डराते हो। कार्तिक ने उसकी कलाई पर अपनी पकड़ मजबूत करी और उसे अपने और करीब किया, जिस पर उन दोनों के चेहरे करीब आ गए और वो बोला, राइट। डरना भी चाहिए क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई मुझसे मेरा ऑब्सेशन छीन ले। अभी तो मेरे ऑब्जेक्शन की शुरुआत हुई है, पर बेबी, जब बड़े हो जाएंगे तब देख लेना कि मेरा ऑब्सेशन तुम्हारे लिए कहां जाएगा और किस हद तक जाएगा, और अब ये डर हमेशा के लिए अपने अंदर रख लेना क्योंकि कार्तिक सिंह रंधावा से तुम्हारा पाला पड़ा है। कार्तिक सिंह रंधावा ने तुम्हें अपनी जिंदगी में ऐसे ही जगह नहीं दिया, मकसद है, और वह मकसद सिर्फ इतना है कि कार्तिक ऑब्सेस्ड है अंतरा से, उसकी मार्शमेलो से। यहाँ अंतरा कार्तिक की बातों से डर भी रही थी और उसे आधी बातें समझ में भी नहीं आ रही थी, लेकिन शायद जैसे जैसे वो बड़ी होती शायद उसे कार्तिक का खुद के लिए ऑब्सेशन समझ आ जाता। अंतरा को बिल्कुल भी करती की बात समझ में नहीं आ रही थी और यहाँ कार्तिक बस उसे अपनी गहरी नीली आंखों से उसे देख रहा था और उसे वैसे ही इंटरेस्ट तरीके से देखते हुए उसने अपनी बात रखी थी। कार्तिक ने अभी तक उसकी कलाई को मजबूती से पकड़ा हुआ था और कब अंतरा का वो छोटा सा हाथ मजबूती से पकड़े जाने के कारण रंगत ले चुका था, पता भी नहीं चला था। कार्तिक और अंतर एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे कि तभी उन दोनों का ध्यान हटाने के लिए कार्तिक का फोन बज और कार्तिक ने अपने हाथ में पड़ा फोन सीधा करके देखा तो आर्यन उसे फोन कर रहा था और उसने फोन को उठा लिया तो दूसरी तरफ से आर्यन ने कहा, कहाँ हो? इस वक्त आर्यन कशिश से थोड़ी दूरी बनाकर चल रहा था और कशिश इस वक्त परेशान सी उसके दोस्तों के साथ थी क्योंकि अंतरा ये बोलकर गई थी कि वो कशिश को ढूंढने जा रही है, लेकिन कशिश तो दोस्तों के पास पहुंच गई लेकिन अंतरा गायब हो चुके थे। कार्तिक ने अंतरा का हाथ अभी भी नहीं छोड़ा था और वो बोला, बेसमेंट में हूं, कर में बैठा हूं। आर्यन ने काफी नॉर्मल टोन में कहा, किस के साथ है? कार्तिक इस पर सीधा हो गया और उसने अंतरा का भी हाथ छोड़ दिया। वो बोला, मैं किसके साथ होगा, किसी के साथ भी नहीं हूं, अकेला बैठा हूं। आर्यन कशिश का परेशान से भरा चेहरा देख रहा था और वह पलट गया और खंभे पर एक हाथ दिखाते हुए बोला, शांति से अंतरा को वापस भेज दे, मैं नहीं चाहता कि मेरी बेबी स्वीट कॉर्न परेशान रहे। कार्तिक ने इस पर अपनी आंखें बंद करी और फिर बोला, मैं अपनी वाली के पास हूं, तू अपनी वाली के पास है और तू उसको संभाल, मैं क्यों भेजूं अपनी वाली को? अंतरा कार्तिक की बातें सुन रही थी लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कार्तिक किससे बात कर रहा है और उसकी बात क्यों कर रहा है।
आर्यन इस पर अपनी आंखों को बंद करता है और गहरी सांस लेते हुए बोलता है, मैंने कहा ना कि शांति से उसे भेज दे वापस। बहुत वक्त है तेरे पास उससे दोबारा मिलने का, और वैसे भी शाम होने वाली है, सही सलामत दोनों को घर भी वापस पहुंचाना है। इस पर इस बार कार्तिक ने भी गहरी सांस ली और वह घर से निकल गया और अंतरा वाली साइड का दरवाजा खुला और बोला, बाहर निकलो। अंतरा बाहर निकल गई और कार्तिक ने उसका हाथ वापस पकड़ा और उसे लेकर वह सीधा लिफ्ट एरिया की तरफ गया और लिफ्ट के आने का वेट करने लगा, और उसके बाद वह उसे लेकर लिफ्ट में गया और उस फ्लो पर आया जी फ्लो पर कशिश और अंतरा के बाकी दोस्त थे। लिफ्ट उसे फ्लो पर आई और कार्तिक ने कहा, जाओ अपनी बहन के पास। अंतरा ने एक बार कार्तिक को देखा और उसके बाद वह जाने लगी कि वापस कार्तिक ने उसका हाथ पकड़ लिया और कार्तिक ने उसके हथेली को बड़े प्यार से चूम लिया और उसके बाद उसने अंतरा को जाने की इजाजत दे दी और अंतरा तुरंत अपना फोन कसकर पकड़ते हुए वहां से चली गई। कशिश और सारे उसे ढूंढ रहे थे और अब कशिश रोने लगी थी क्योंकि उसे डर लग रहा था, और ऑलरेडी वह दोनों काफी ज्यादा गरिमा और राघव को मना कर यहाँ आए थे क्योंकि वह दोनों उन दोनों को अकेले भेजने के सख्त खिलाफ थे। लेकिन फिर भी राघव एंड में मान गया था और अब उसे खुद के और अंतरा के इस डिसीजन पर गुस्सा भी आ रहा था और डर भी लग रहा था। तभी फाइनली एक दोस्त को अंतरा सामने से आई हुई नजर आई और उसने कशिश के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, कशिश देख अंतरा। कशिश ने उधर देखा और वह तुरंत उसके पास भाग कर गई और उसे अपनी गली से लगा लिया, और अंतर ने भी उसे गले से लगा लिया क्योंकि उसे पता था कि उसके ऐसे अचानक गायब हो जाने से कशिश रोई बहुत होगी। दोनों बहनें एक दूसरे से दूर हुई और कशिश ने उसके चेहरे को पकड़ते हुए कहा, कहाँ गई थी? तुझे पता है मैं कितना डर गई थी और मुझे कितना डर लग रहा था कि जब मैं मम्मी पापा को बताऊंगी कि तू गायब हो गई है तो वो कितनी बड़ी पनिशमेंट देंगे मुझे। सॉरी, वह मैं वॉशरूम चली गई थी, अंतरा ने बड़े ही नॉर्मल अंदाज में जवाब दिया, जिस पर उसकी दोस्त बोली, लेकिन हम वॉशरूम एरिया देखकर आए थे, तू तो वहां नहीं थी। अंतरा इस पर थोड़ा हैरान हुई और घबरा गई और फिर वो जल्दी जल्दी अपने पलकों को खोलने और बंद करना चालू करती है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या जवाब दे, और फिर वो बोली, वह मैं ग्राउंड फ्लोर के वॉशरूम में गई थी, यहाँ वाली वॉशरूम का दरवाजा नहीं खुल रहा था इसीलिए मैं वहां चली गई। कशिश इस पर उसके कंधे पर मरते हुए बोली, तो किसी एक को अपने साथ लेकर जाती ना, अकेले क्यों गई? सॉरी, अंतर नहीं वापस माफी मांगी। इसके बाद सब अपने अपने घर के लिए निकल गए और जिस रिक्शा से वह आए थे वह रिक्शा उन्हीं में से किसी एक के पापा ने उनके लिए बुक की थी, और वह रिश्ता तब तक वही माल के बाहर रुकी हुई थी जब तक वह सारे शॉपिंग करके नहीं आ गए, और इस रिक्शा में वह सारे अपने अपने घर को निकल गए, लेकिन इस बात से सारे अनजान थे कि उसे रिक्शा का पीछा एक बड़ी सी काले रंग की मर्सिडीज कर रही है। जब तक कशिश और अंतरा अपने घर नहीं पहुंच गई तब तक बुखार उनका पीछा करती रही, और जैसे ही वो दोनों अपने घर के दरवाजे के अंदर गई वो कर वहां से चली गई। रात का वक्त, सिंह रंधावा पैलेस, ये घर सच में किसी पैलेस से कम नहीं था। हर एक चीज लग्जरियस थी, यहां तक कि मेन गेट से सीढ़ियों तक जाने के लिए भी रेड कार्पेट बिछाया हुआ था। अधिकतर चीज ग्लास की और प्लेटिनम की बनाई गई थी। सीढ़ियां भी ऊपर की तरफ सीधी नहीं जा रही थी बल्कि ओवल शेप में ऊपर जा रही थी जिसने 4 राउंड लिए थे। एक अलग से सिटिंग एरिया हॉल के थोड़ा सा साइड में बनाया गया था जिसके बीचों बीच छोटा सा पूल बनाया गया था जहां पर रिलैक्स करने के लिए पैर डाल सकते हैं। और इस पूल के ठीक सामने एक बड़ा सा पुराने जमाने जैसा दिखने वाला गेट था जो कि आज के टाइम में ही बनाया गया था, और उस गेट के पीछे था डाइनिंग रूम, और पूरे डाइनिंग रूम में दीवारों पर कटलरीज ही कटलरीज लगी हुई थी। कोई सोने की थी, कोई चांदी की थी, कोई नॉर्मल थी, कोई कांच की थी, और बीचों बीच राउंड शेप का डाइनिंग टेबल था। और दरवाजे की ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में गणेश जी की बहुत बड़ी मूर्ति थी, और डाइनिंग टेबल की लेफ्ट साइड में एक खिड़की भी लगी हुई थी जहां से बाहर की गार्डन का नजारा भी देखा जा सकता था। और फिलहाल इसी डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे कार्तिक, आर्यन और कार्तिक के फैमिली। कार्तिक की मां उन्नति सिंह रंधावा, कार्तिक के पिता ऋषि सिंह रंधावा, कार्तिक की बहन फलक सिंह रंधावा। ऋषि सिंह रंधावा जिसको आरएसआर के नाम से बिजनेस वर्ल्ड में जानते हैं। ऋषि की और अंशुमन की दोस्ती काफी पुरानी है और इसी के चलते आगे चलकर कार्तिक की और आर्यन की दोस्ती भी काफी गहरी हो गई थी, लेकिन ऋषि आज तक अनजान था कि उसका दोस्त अंशुमन एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक माफिया डॉन भी है। लेकिन कार्तिक को ये बात पता चल चुकी थी कि उसके दोस्त के पिता हूँ एक माफिया डॉन है, और अब शायद कार्तिक आर्यन के साथ माफिया डॉन बनना चाहता था, क्योंकि कार्तिक को ऐसा लगता था कि नॉर्मली अच्छे से बिजनेस चलाना मतलब लाइफ को बोरिंग कर देना, और अगर लाइफ में मसाला और चिंगारी चाहिए तो माफिया बनना पड़ेगा।
सब मिलकर आज इंडियन फूड खा रहे थे और इसका सबसे इम्पोर्टेंट कारण तक आर्यन का वहां आना। उन्नति ने आर्यन के आने की खुशी में ही इंडियन फूड बनवाया था, वरना अक्सर घर में हर टाइम इंडियन की जगह मैक्सिकन, फ्रेंच, इटालियन ऐसे ही खाने बनते थे। सब मिलकर डिनर कर ही रहे थे कि तभी ऋषि ने ऐसे ही आर्यन से सवाल कर लिया, वैसे आर्यन, तुमने अपनी आगे की पढ़ाई के बारे में क्या सोचा है? मतलब अगर तुमने परमानेंटली रसिया छोड़ दिया है तो कॉलेज तो तुम्हें करना पड़ेगा ना, और तुम्हें अपने स्कूल के एग्जाम देने के लिए भी एक बार रसिया तो जाना पड़ेगा। आर्यन ने इस पर अपनी गहरी ब्राउन आइज से ऋषि को देखा और फिर वो बोला, नो नीड अंकल, मैं रसिया नहीं जाने वाला। जिसको जाना है वो शौक से जाए, पर मैं रसिया नहीं जाने वाला। मैंने फैसला ले लिया है कि मैंने रसिया छोड़ दिया है, तो मैंने छोड़ दिया है। ऋषि इस पर कुछ नहीं बोले क्योंकि आर्यन का गुस्सा कार्तिक की गुस्से जैसा ही था और ऋषि को बहुत अच्छे से पता था कि आर्यन ने यह फैसला गुस्से में लिया है, और अक्सर ये दोनों दोस्त गुस्से में लिया फैसला बहुत लंबे समय तक अपनाते थे, और शायद ही कोई ऐसा वक्त आया होगा जब उन्होंने अपने गुस्से में लिए फैसले पर रिग्रेट किया होगा। सब अपने अपने कमरे में चले गए और आर्यन का भी वहां पर एक खुद का रूम था, इसीलिए आर्यन इस कमरे में गया और आर्यन के कमरे के ठीक सामने वाला कमरा कार्तिक का था। आर्यन जाकर सीधा बेड पर लेट गया। आज को बहुत लंबे समय के बाद इस बेड पर आकर लेता था, इसीलिए उसे शायद नींद नहीं आ रही थी। वह उठ गया और बालकनी में आ गया। बहुत देर तक वहां खड़े रहने के बाद भी आर्यन को वहां पर चैन नहीं मिला, तो वह कमरे में वापस आया और उसने ड्रॉअर से सिगरेट निकले और उसे जलाकर पीने लगा। यह एक काफी महंगी और ब्रांडेड सिगार थी, और जाहिर सी बात थी आर्यन को कार्तिक से पहले ही सिर्फ 13 साल की उम्र में सिगरेट की लत लग गई थी, और जब अंशुमन को इस बारे में पता चला था तो अंशुमान ने आर्यन की पिटाई भी बहुत की थी। अंशुमान चाहता था कि जो गलत हरकतें उसने अपने टाइम पर की है वो गलत हरकतें आर्यन कभी ना करे, लेकिन मार खाने के बाद आर्यन ने ये तो कह दिया कि वह ये सब नहीं करेगा, लेकिन चुप चुप कर आर्यन तब भी यह सब करता था। वो कुछ महीनों से ड्रिंक करना भी शुरू कर चुका था, लेकिन अभी कार्तिक को ड्रिंक की आदत नहीं लगी थी। वो सिगरेट भी दिन में एक बार पीता था, सिर्फ अपने आप को शांत करने के लिए, लेकिन आर्यन को लत लग गई थी सिगरेट के लिए। उसने पूरी की पूरी एक सिगरेट खत्म करी और उसके बाद उसने उसे डस्टबिन में फेंक दिया और सौंफ को अपने मुंह में ले लिया। आर्यन कमरे से बाहर निकला और सीधा कार्तिक के कमरे में गया, लेकिन कार्तिक न अपने बेड पर था और ना ही बाथरूम में। उसके कमरे की खिड़की खुली हुई थी। साफ मतलब था कार्तिक खिड़की से भाग गया था, और कहाँ भागा था शायद आर्यन को पता था। वह भी इस खिड़की से बाहर निकल गया तो उसने देखा कि यह वह रास्ता था जहां पर सिक्योरिटी गार्ड था, तो लेकिन एक और उसे भी कार्तिक ने पटा रखा था, और कार्तिक का वही फॉर्मूला यूज करते हुए आर्यन भी मैंशन से रात की 11 बजे भाग गया। रात के लगभग 12 बजे के आसपास कार्तिक धीरे धीरे अपनी बाइक को कशिश और अंतरा के घर के पीछे वाले रास्ते पर पार्क करता है। उसने इस वक्त ब्लैक कलर का आउटफिट पहना हुआ था और वह चोरी छुपे उनके घर की दीवार को लगता है और सीढ़ियों से होते हुए सीधा टेरेस पर चला जाता है। यह वो सीढ़ियां थी जो सिर्फ टेरेस जाती थी, और टेरेस का दरवाजा अंदर से लॉक था, लेकिन शायद कार्तिक को पता था कि टेरेस से अंतरा के कमरे में कैसे जाना है। वो टेरेस पर गया और टेरेस की गेट के साथ लगी उसे खिड़की को खोल दिया और उसमें से अंदर गया, और दबे पांव वह वहां से नीचे उतरने लगा। कार्तिक ने अपने जूते को बाहर ही उतार दिया था ताकि आवाज ना हो। कार्तिक वह इंसान था जिसे अंतरा के घर का चप्पा चप्पा मालूम था कि कहां पर क्या है, और वह सीधा स्पेयर की जो उसने खुद से ही बनवाई थी उससे अंतरा के कमरे का दरवाजा खोल दिया, और तभी पास अंदर आया और उसे 0 वॉट की लाइट की रोशनी से वह दोनों बहनों को सोते हुए देख रहा था। आज कशिश अंतरा कैसे जाने से डर गई थी, इसीलिए आज दोनों एक ही बेड पर आकर सो रही थी। अंतरा का बेड खाली था। कार्तिक आगे आया और अंधेरा के बेड पर बैठ गया और दोनों बहनों को सोते हुए देखता रहा। कशिश काफी गहरी नींद में थी और उसका हाथ अंतर के पेट पर था, और अंतरा दूसरी साइड मुंह करके सो रही थी, और चांद की रोशनी सीधा अंतरा के चेहरे पर पड़ रही थी, और इस चांद की रोशनी में धमकता उसका चेहरा कार्तिक इस वक्त बड़ी ही प्यार से निहार कर रहा था। जब कार्तिक से रुका नहीं गया तो वह थोड़ा आगे आया और उसने अंतरा के उन चोटी में से निकले कुछ बालों को उसके कान के पीछे किया और हल्के से अपनी होठों को उसके गालों से छुआ दिया। कार्तिक के ऐसे छूने से अंतरा हल्की सी हिली और उसने धीरे से अपनी आंखें खोल ली, और जैसे ही अपने सामने कार्तिक को देख हैरान हो गई, और वह चिल्लाती उससे पहले ही कार्तिक ने अपना हाथ उसके होठों पर रख दिया और उसे चिल्लाने से रोक दिया। एस शुश, डोंट शाउट माई लवली मार्शमेलो, सी आई एम हियर विद यू, योर मैन, आई एम योर मैन।
कार्तिक, जो पहले से ही उसके गालों के पास था, उसने काफी मैग्नेटिक और मैजिकल वॉइस में उसके कानों में कहा और अंतर की आंखें अपने आप पहले तो बंद हुई। उसने फिर गहरी सांस ली और फिर वापस आकर खुला और अपना चेहरा उठा लिया और कार्तिक ने उसके माथे को अपनी होठों से छू लिया। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।